आपने कई बार ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे कि इंडिया में क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। सो आज हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड इट in the chapter which is banking, the commercial banks and the central banks। ये हमें सब बताएगा कि हमारा क्रेडिट क्रिएशन इंडिया में कैसे होगा, कमर्शियल बैंक्स कैसे ऑपरेट करते हैं, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस क्या हैं, सेंट्रल बैंक कैसे हेल्प करता है टू कमर्शियल बैंक्स एंड टू द गवर्नमेंट। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। सबसे पहले बैंक काम क्या करता है? बैंक एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज किस किस के बीच में? द डिपॉजिटर्स ऑफ मनी, जो सेव करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, एंड और किसके साथ? यूजर्स ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टर्स। हम इसको बिजनेसमैन भी बोलते हैं, राइट, जिनको हम लोन देते हैं। सो ये हम सब लोग हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं, फिर उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को लोन देता है टू दी बिजनेसेस, राइट। सो एक्टिवेट द आइडल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। ये आइडल रिसोर्सेज हो गए, पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक में पड़ा रहेगा। अगर पैसा बैंक में पड़ा रहा तो उसकी वैल्यू क्या है? एंड यूज देम फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। ये हमने प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए इसको यूज कर लिया, राइट। सो इट इज अ ब्रिज। नाउ बैंक्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल बैंक, जो सब बैंक्स को कंट्रोल करता है, जिसको हम एडवाइजर टू द गवर्नमेंट भी बोलते हैं, राइट। इट हैज द सुपरवाइजरी पावर। कमर्शियल बैंक्स का माई बाप है ये, राइट। सो कमर्शियल बैंक्स जो एक्चुअली पब्लिक के साथ डील करते हैं, वो बैंक्स जो एक्चुअली पब्लिक को फंड्स देते हैं, जो पब्लिक के लिए पैसा जमा करते हैं, जो सप्लाई ऑफ मनी में हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, इसको हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सेंट्रल बैंक होता क्या है? एक ऐसी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में दैट प्लेज अ लीडिंग रोल। किस चीज का? ऑर्गेनाइज करने में। किस चीज को ऑर्गेनाइज करती है? किस चीज को रेगुलेट करती है? किस चीज को ये सुपरवाइज करती है ताकि प्रॉपर डेवलप हो सके? किस चीज का? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। एक बार फिर से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सेंट्रल बैंक एक ऐसा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल बैंक का जब भी हम नाम लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जो लीडिंग रोल प्ले करता है, ऑर्गेनाइजिंग, रेगुलेटिंग, सुपरवाइजिंग, राइट। तीन चीजें हो गई। एंड डेवलपिंग, चार चीजें हो गई। किसको? द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री को ये डेवलप करने में हेल्प करता है। दैट इज वाई हम इसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। यही बैंक है जो फोर फ्रंट है इंडियन क्रेडिट सिस्टम में। सो इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज ऑलरेडी रिटन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इंग्लैंड का कौन सा है? इंग्लैंड का है बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड यूएसए का है फेडरल रिजर्व। सो तीनों के सेंट्रल बैंक्स, ओके। यही सेंट्रल बैंक्स हैं जो सब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, बैंकिंग से रिलेटेड। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि आरबीआई एक अपने आप में एक फुल फ्लेज इंस्टीट्यूशन है, बट इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये कब हमने एस्टैब्लिश किया था? 1 अप्रैल 1935 को इंडिया में ये एस्टैब्लिश हुआ था। किस लिए? पर्पस क्या था इसके एस्टैब्लिशमेंट का? इसके एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस था टू रिस्पॉन्ड टू द इकोनॉमिक ट्रबल्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रबल्स थी उनको सॉर्ट आउट, रिजॉल्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, राइट। सो फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के? सो इसको याद रखना आपने, बैक, BACK, राइट। सो बैक का मतलब क्या है? इट इज बैंकर्स बैंक। सो जो हमारे बैंकर्स हैं, जितने भी हमारे बैंकर्स हैं, ये उनका सुपर बैंक है। इट इज एडवाइजर एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है और बैंकर भी है गवर्नमेंट का, विच मीन्स गवर्नमेंट को ये क्रेडिट और फाइनेंस के मैटर्स में एडवाइस करता है, एंड इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इट हैज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल करता है। पूरे कंट्री का क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई के हाथों में होता है, तभी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज इशू करता है, राइट, आफ्टर अ क्वार्टर। की मोनोपोली ओवर द नोट इशू। इंडिया में करेंसी नोट इशू होंगे तो कौन से होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, उसके क्या सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, ये आरबीआई डिसाइड करता है। सो मोनोपोली है इसकी किस चीज में? नोट इशुएंस में। सो इसको टॉपिक को जब भी आपने याद करना है ना, आपने किस शेप में करना है? इट इज बैक, BACK, बैक,
राइट? सो फर्स्ट इज फर्स्ट फंक्शन मोनोपोली ओवर नोट इशू. कितने नोट्स? सारे करेंसी नोट्स. नोट्स नॉट कॉइन्स. ठीक है. इट हैज द सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग द करेंसी. दीज नोट्स सर्कुलेट थ्रू द कंट्री एज अ लीगल टेंडर मनी. ये वो हुआ था ना डिमोनेटाइजेशन, उस टाइम पे आवर प्राइम मिनिस्टर टुक अ स्पेशल वर्ड लीगल टेंडर. शायद उससे पहले आधे हिंदुस्तान को शायद नहीं पता होगा कि लीगल टेंडर क्या होता है, लेकिन उसके बाद अब सबको पता है लीगल टेंडर. अथॉरिटी, जो पैसा अथॉरिटी इशू करती है उसको लीगल टेंडर कहते हैं. सो अथॉरिटी इंडिया में इशुएंस कौन है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो क्या रीजंस है? इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द नोट सर्कुलेशन. यूनिफॉर्मिटी लेके आता है. गिव्स अ सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई. सो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, गवर्नमेंट को पता लगता है कि ये 2000 के नोट तो जी वापस नहीं आ रहे सिस्टम में, या 500 के नोट या 1000 के नोट वापस नहीं आ रहे सिस्टम में. ये कौन बताता है? आरबीआई के थ्रू पता लगता है, ये सेंट्रल बैंक के थ्रू, राइट? मॉनेटरी सप्लाई सेंट्रल बैंक करता है. बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये आरबीआई का. इट इज एन एजेंट, सेल्स एंड बाइज द फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. के बिहाफ पे ये सेल भी करता है और बोरो भी करता है, राइट? इश्यूज न्यू लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी नए लोन्स किसी को इशू करने हैं यही करता है. एडवाइजर, सो एडवाइजेस द गवर्नमेंट किस चीज पे? फाइनेंशियल, मॉनेटरी मैटर्स एंड वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज पे गवर्नमेंट को ये टाइम टू टाइम एडवाइस करता है. सो इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, रिसीव्स द डिपॉजिट्स ऑफ कैश, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट्स. सो गवर्नमेंट का ये बैंकर है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्ट करता है. एंड ये लोन्स प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग द मनी अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी, बिल्स टू फाइनेंस गवर्नमेंट डेफिसिट, राइट? ये गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ये हमेशा याद रखना. गवर्नमेंट अगर फोन करके बोले ना कि आरबीआई मेरे को 500 करोड़ दे दो, तो ऐसे नहीं. आरबीआई क्या बोलेगा? सिक्योरिटी क्या दे रही हो मेरे को? सो अगेंस्ट दी सिक्योरिटी ये इशू करता है लोन्स टू द गवर्नमेंट, राइट? नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक. ये सिर्फ गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करता, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं ये उनको बहुत हेल्प करता है. कैसे? इट मेंटेन्स द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक. सारे कमर्शियल बैंक्स का फाइनल डिपॉजिट आरबीआई के पास रहता है. इट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू ऑल बैंक्स एंड रेगुलेट देयर एक्टिविटीज. जितने भी हमारे बैंक्स हैं ये उनको गाइडेंस देता है, उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, राइट? सो रेगुलेट करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है ये सारे बैंक्स को. सो एज ए सुपरवाइजर ये करता क्या है? सुपरवाइजर्स के लिए, सुपरवाइजर एज अ सुपरवाइजर टू द गवर्नमेंट बैंक्स और द प्राइवेट बैंक्स, ये क्या करता है? ये बैंक्स को लाइसेंस देता है, ब्रांच की एक्सपेंशन अगर आपने करनी है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, एसेट्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मैनेजमेंट, ये सब ये करता है. इट इज रिलेटेड टू अमेलगमेशन एंड लिक्विडेशन. जो भी बैंक्स की अमेलगमेशन लिक्विडेशन है वो करता है. टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स करता है. सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल ऑडिट करता है ये बैंक्स का, इंडियन बैंक्स, राइट? जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. अब एक चीज बताओ मेरे को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जी पैसा नहीं है हमारे पास, हमें पैसा चाहिए, तो कौन देगा उसको? आरबीआई देगा. इसी तरह कमर्शियल बैंक्स कहते हैं हमें पैसे की जरूरत है, तो उसको कौन देगा? कमर्शियल बैंक्स को ऑफ कोर्स आरबीआई देगा. सो बैंक्स को एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर नेट टोटल लायबिलिटीज, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं. सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो. वो कैश जो बैंक्स को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है वो सेंट्रल बैंक के पास वो लोग डिपॉजिट कराते हैं. इन एडिशन टू दिस बैंक होल्ड्स एक्सेस रिजर्व्स. Excess reserves central bank to meet any clearing due to settlement with other banks. के साथ अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए भी excess reserves hold करता है. Surplus funds with the central bank can be used to make loans or advances to banks if temporary need of funds, so act as a lender of last resort. अगर किसी भी बैंक को जरूरत पड़ती है तो ये lender of last resort की तरह temporarily funds को transfer करता है to the other banks, to the commercial banks. So it means that if a commercial bank fails to get the financial accommodation from anywhere, it approaches the central bank as a last resort. अगर कहीं से भी कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिलता तो सेंट्रल बैंक उनको पैसा देता है. सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के थ्रू ही वो पैसा देता है, राइट? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट.
क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग हाउस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? क्लियरिंग हाउस का मतलब है मैंने एक बैंक का चेक दिया, वो बैंक का चेक दूसरे बंदे को दिया, मैंने जो दूसरे पर्सन को मैंने चेक दिया उसका बैंक सपोज कोई और है। अब वो दोनों एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं और अपने चेक्स एक्सचेंज करते हैं। वो चेक्स एक्सचेंज करने की जगह को आरबीआई की जगह होती है, वो उसको क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, राइट। सो इट क्लियर एंड सेटल द क्लेम्स। सो इसको क्लेम्स कहते हैं। एक बैंक का पैसा, एक बंदे का, एक पर्सन का पैसा दूसरे पर्सन को पैसे को ट्रांसफर करेगा तो वो थ्रू कमर्शियल बैंक्स करेगा। सो कमर्शियल बैंक्स चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स इसी तरह सेटल करते हैं, राइट। सो बाय मेकिंग ट्रांसफर एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स, जितने भी चेक्स होंगे दूसरे बैंक्स के वो आरबीआई में क्लियरिंग हाउस एक रूम होता है उसमें जाके ट्रांसफर होते हैं। इट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल के लिए ये यूज करता है। दिस इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है। सो क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए क्या क्या करता है? सेंट्रल बैंक फ्लोट मनी इन द मार्केट, पैसा देता है मार्केट में। सेंट्रल बैंक ट्राई टू अब्सॉर्ब मनी फ्रॉम द मार्केट। ऐसा नहीं है, अगर क्रेडिट एक्सपैंड करना है तो ये पैसा देता है, इंजेक्शन ऑफ मनी, राइट। अगर क्रेडिट कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है तो ये क्या करता है? सेंट्रल बैंक ट्राई टू अब्सॉर्ब द मनी फ्रॉम द मार्केट। सो लीकेजेस ऑफ मनी, इंजेक्शंस ऑफ मनी, आरबीआई करता है ये, राइट। इससे पैसा आता है तो क्रेडिट एक्सपैंड होता है, इससे पैसा जाता है तो क्रेडिट कंट्रोल होता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में हेल्प करते हैं दोनों फैक्टर्स। सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव नंबर बेस्ड होती है, क्वांटिटेटिव, राइट, विच इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड लीगल रिजर्व रेशियो। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, quantitative or selective credit control techniques are the ones which influence the direction of the credit in the economy, right? Market requirements, margin requirements, moral suasion, credit rationing. This is not quantitative, ये misprint है, this is qualitative techniques. These are quantitative techniques. Quantitative मतलब जो numbers में, जैसे CRR है, so RBI ने बोला कि cash reserve ratio 2% की जगह 3% कर दो। इससे क्या होगा? बैंक्स, सारे बैंक्स अपना क्रेडिट जो है वो आरबीआई को देंगे, कैश रिजर्व जितना क्रेडिट 3%, राइट। अब उससे क्या होगा? मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। और वाइस वर्सा। दोज आर ऑल कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। दीज आर क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब डायरेक्शन दिखाता है ये। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग, आगे हम पढ़ेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज control credit in the economy. Quantitative measures, qualitative measures. Quantitative, number based, which is bank rate, open market operations, liquidity adjustment ratio, CRR, SLR, right, legal reserve ratio. Qualitative, margin requirements, rationing of credit, moral suasion, right. So these are all the factors जो credit creation में, controlling of credit में हमें help करते हैं, okay. So these are, let's get to the bank rate. Now what is the bank rate? Bank rate ये ऐसा रेट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, दे बोरो द मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर द लॉन्ग रन विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बगैर जब लोन लेना होता है कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से, इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इसको हम बैंक रेट बोलते हैं। सो मैं आपको फिर से बताता हूं बैंक रेट क्या है। ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं मनी सेंट्रल बैंक से विदाउट सिक्योरिटी, राइट। इसको हम बैंक रेट बोलते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे इट रेजेस द बैंक रेट, ठीक है, डिस्करेजेस द कमर्शियल बैंक टू बोरो। मैंने अभी आपको बताया ना, सीआरआर मान लो फॉर एग्जांपल, तो सीआरआर रेज कर देगा 2 से 3% कर देगा, जिससे वो सारा पैसा कमर्शियल बैंक से चल के आरबीआई के पास आ जाएगा। जब वो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा तो लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी, जिससे लोन्स की डिमांड फॉल हो जाएगी, राइट। सो ये इन्फ्लेशन के टाइम पे दिस इज व्हाट द आरबीआई डज। पहले 10% थी, अब फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज करके 12% कर दिया। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे, डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? इट रिड्यूसेस द बैंक रेट। बैंक रेट रिवर्स हो गया ना, अगर डिफ्लेशन है तो 3% से रिड्यूस करके 2% कर देगा, जिससे क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ मनी हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स को बोरो करना पड़ेगा और लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज प्रीवियस 10%, नाउ इट इज 8%। दिस इज नोन एज बैंक रेट, बट ये विदाउट सिक्योरिटी होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
क्रेडिट क्रिएशन के। सो इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें सेंट्रल बैंक लैंड टू, और या तो लैंड करता है, और टू और फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट रन ऑन सम सिक्योरिटी डिपॉजिट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दीज 2 पॉइंट्स। इट सेज या तो वो लैंड करता है, सॉरी वेयर इज द पेन, सो या तो वो लैंड करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, एल्स सो ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट विच सेंट्रल बैंक या तो लैंड करेगा कमर्शियल बैंक्स को, या फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक से लेगा शॉर्ट रन के लिए किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेस पे, राइट। सो रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट हम उसको बोलते हैं जिसमें सेंट्रल बैंक लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को फॉर शॉर्ट पीरियड या फॉर सम सिक्योरिटी, किसी शॉर्ट पीरियड के लिए या किसी सिक्योरिटी के लिए। जब कमर्शियल बैंक्स हैव सरप्लस फंड्स, जब कमर्शियल बैंक्स के पास अच्छा खासा पैसा होता है, दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक और इंटरेस्ट अर्न करते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड। दिस इज रिवर्स रेपो। सो रेपो रेट में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, रिवर्स रेपो में बट सिक्योरिटी के साथ शॉर्टर पीरियड के लिए, और रिवर्स रेपो में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं for a shorter period and earn the interests। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, रेपो रेट रेज हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया फॉर एग्जांपल 2 से 3% हो गया तो डिस्करेज द कमर्शियल बैंक्स टू बोरो। इससे क्या होगा, डिमांड फॉर लोन गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियसली द रेट वाज 6%, नाउ द रेट इज इंक्रीज टू 6.5%। पैसा स्क्वीज हो गया, स्क्वीज होने का फर्क क्या हुआ कि लिक्विडिटी खत्म हो गई है, लिक्विडिटी खत्म होगी तो कमर्शियल बैंक्स को पैसा और बोरो करना पड़ेगा जिससे लोन की डिमांड गिर जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, इट रिड्यूसेस रेपो रेट, राइट। रिवर्स रेपो और रेपो रेट को रिड्यूस कर देगा जिससे कमर्शियल बैंक्स एनकरेज हो जाएंगे बोरो करने के लिए। जब कमर्शियल बैंक्स एनकरेज हो जाएंगे डिमांड फॉर लोन राइजेस। सो प्रीवियसली इट वाज 6%, नाउ इट रिड्यूसेस टू 5%, राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें रेपो रेट रेज करेगा, इसमें रिड्यूस करेगा रेपो और रिवर्स रेपो को, इसमें डिस्करेज करेगा, अगर कमर्शियल बैंक्स को डिस्करेज करेगा कि बोरो नहीं करना, इससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। इसको एनकरेज करेगा डिफ्लेशन के टाइम कि नहीं 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 और बोरो करो और बोरो करो, इसमें डिमांड फॉर लोन्स फॉल हो जाएगा, इसमें डिमांड फॉर लोन राइजेस। एक्सक्यूज मी। लीगल और वेरिएबल रेशो और रिजर्व रेशो। Now, legal ratio, CRR, SLR, LRR, right? So it is legal convention for the banks to keep a certain minimum of their deposits at cash. ये requirement है, ये banks को करना पड़ता है। The fraction is called the legal reserve ratio. LRR is fixed by the central bank, इसको fix करता है। So इसके 2 components हैं, कौन कौन से? CRR, SLR, right? So 100% ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स है, 5% CRR रखना ही रखना है, 20% SLR रखना है। सो मैं आपको एक देसी भाषा में समझाता हूँ। CRR है कैश रिजर्व, आपके पास किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने कैश रिजर्व्स होने चाहिए ही चाहिए, राइट। इसको हम CRR कहते हैं। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है आपने। सो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज 10,000 रुपया आया तो आपको 10,000 का बैलेंस मेंटेन करने को बोला गया। आज आपके पास 10,000 आया ना, तो कल अगर 5,000 चला गया और परसों 15,000 आ गया तो 10,000 के बैलेंस मेंटेन हो गया। सो दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। प्रेजेंट CRR 4% है 2019 में, SLR 19.5% है। सो लीगल रिजर्व रेशियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इट इज परसेंटेज और सर्टेन रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक्स net demand deposits and times liabilities, right, which it has to keep with the central bank। इसको ये सारा पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है in the form of liquid assets, government securities में, right। कैश रिजर्व रेशियो हम इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा आरबीआई के पास रख दिया तो आरबीआई कभी वापस नहीं करेगा, आरबीआई करता है वापस, they can take it back, लेकिन रिजर्व उतना मेंटेन करना जरूरी है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो रेशियो है, और परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स व्हिच दे हैव टू कीप विद देम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो लिक्विड एसेट्स की शेप में, यानी कि कभी भी कैश में कन्वर्ट कर पाए,
उस शेप में रखना है इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सो एलआरआर के दो एस्पेक्ट्स हैं, सीआरआर एंड एसएलआर। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, इट रेजेस द रेट ऑफ मिनिमम सीआरआर एसएलआर। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 2% से बढ़ा के 3% कर दिया। इससे लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले 5% थी, अब 6% रखना जरूरी है जी आपको, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन मेजरली होता क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई सिस्टम में इंक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है। जब आप उस पैसे को स्क्वीज कर लोगे ना तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम होगी तो आप बाय नहीं कर पाओगे, जिससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी। डिफ्लेशन के टाइम पे ये सीआरआर एसएलआर को रिड्यूस कर देता है, इट इंक्रीजेस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, लैंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की रिड्यूस कर देता है ये। प्रीवियसली 5%, करंटली इट इज 4%, राइट। सो दिस इज डिफ्लेशन के टाइम पे वो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आजकल आप अगर आप जो हमारे बिजनेस न्यूज है अगर वो देखोगे ना, क्वाइट ऑफन ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको सुनने में मिलेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो होता क्या है, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और बॉन्ड्स को इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट में बाय करना या सेल करना सेंट्रल बैंक द्वारा ओपन मार्केट में। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, सेंट्रल बैंक सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को टू कमर्शियल बैंक्स। इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स जब वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोरो करती हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है आरबीआई को, जिससे उनके पास कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूसेस द क्रेडिट कैपेसिटी टू ऑफर द लोन्स, लोन्स देने की कैपेसिटी उनकी रिड्यूस हो जाती है। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, इससे बिल्कुल रिवर्स। सो सेंट्रल बैंक सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स। इन्फ्लेशन के टाइम पे है तो डिफ्लेशन के टाइम पे होगा, इट परचेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है, इंक्रीजेस द क्रेडिट कैपेसिटी टू ऑफर द लोन्स, लोन्स देने की कैपेसिटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ कम्स द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होता है एट्रीब्यूटेबल, कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मॉनेटरी वाला फैक्टर। So margin requirements, difference between the value of security and the amount borrowed against the security, इसको हम margin requirement बोलते हैं। RBI can fix the difference between margin requirements में वो difference fix कर सकता है। For example, total value of the asset is 100 rupees, ठीक है। आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक घर बाय करना है, 100 रुपए का घर है, ठीक है। 80 रुपए आप अपनी तरफ से दे रहे हो, 20 रुपए आप लोन लेने गए हो, राइट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, आरबीआई रेजेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेज कर देगा, जिससे बोरोवर्स विल गेट लेस क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज। बोरोवर्स को क्रेडिट कम मिलेगा सिक्योरिटीज अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज। तो 30% पहले था, अब वो कहेगा नहीं जी 40% चाहिए मेरे को, तो सो क्रेडिट रिक्वायरमेंट रेज कर देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेज कर देगा ये। डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को रेज करता है, डिफ्लेशन के टाइम पे वो रिड्यूस कर देगा, जिससे बोरोवर्स को ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले 30% मिलता था, अब 10% की जरूरत है, सो ज्यादा क्रेडिट हो गया उनका, अब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है। मॉरल सुएशन, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ मैं हमेशा इसको समझाता हूँ बच्चों को। मॉरल सुएशन क्या होता है, आई एज अ टीचर कीप ऑन सेइंग टू माय स्टूडेंट्स, पढ़ लो, टाइम आ गया, एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड्स आ गए हैं, ठीक है, पढ़ लो, ये है वो है। मॉरली मैं आपको पुश करता रहता हूँ, इसी तरह आरबीआई भी मॉरली पुश करता है, ठीक है। आरबीआई कैसे पुश करता है, रेफर्स टू द रिटन ऑरल एडवाइस दैट इज गिवन बाय द सेंट्रल बैंक्स टू द कमर्शियल बैंक्स टू रिस्ट्रिक्ट और एक्सपैंड द क्रेडिट। आरबीआई डायरेक्टली आपको कुछ नहीं कह सकता, आरबीआई सब कुछ कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कहेगा, राइट। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, इट परसुएड्स द मेंबर्स नॉट टू एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। हमेशा ये बोलता है आरबीआई, स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए क्रेडिट नहीं दो। डिसअलाउ बैंक्स फ्रॉम एंटरटेनिंग इनटू सर्टेन ट्रांजैक्शंस, बैंक्स को बोलता है कि आप कुछ ट्रांजैक्शंस में डील नहीं करोगे, डिसअलाउ करता है उनको, राइट। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, सी इसमें वो परसुएड करता है नॉट टू एडवांस, इसमें वो परसुएड करता है टू एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। जितने भी हमारे स्पेकुलेटिव पर्पसेस हैं उनके लिए लोन दो। सो इट अलाउ बैंक्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू सर्टेन ट्रांजैक्शंस। सो इसमें वो डिसअलाउ करता है, इसमें वो अलाउ करता है बैंक्स को कि कुछ ट्रांजैक्शंस में वो एंटर हो। क्रेडिट राशनिंग, सो राशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राशनिंग, राशन करना, राइट। आरबीआई ये इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आप एग्रीकल्चर लैंड
परचेज करने के लिए लोन कम कर दो, लेकिन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए लोन इंक्रीज कर दो. सो रैशन कर दिया उसने, राइट. सो फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर. इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या कहता है, रिड्यूसेस द कोटा फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे रियल एस्टेट के लिए लोन मत दो इन्फ्लेशन के टाइम पे. डिफ्लेशन के टाइम पे वो क्या कहता है, इंक्रीजेस द क्रेडिट कोटा फॉर सर्टेन सेक्टर, जैसे ऑटो सेक्टर के लिए वो इंक्रीज कर देता है कोटा. कमर्शियल बैंक्स इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. सो ये वो बैंक्स हैं जो फंड्स लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, एंड गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दोज हु नीड देम. उनको लैंड करते हैं जो जिनको उसकी जरूरत होती है. सो दो मेन काम है इनके, एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड लैंड द मनी. दो मेन कमर्शियल बैंक्स के काम है. अब कमर्शियल बैंक्स पब्लिक बैंक भी हो सकता है, प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, और फॉरेन बैंक भी हो सकता है. पब्लिक बैंक ये फॉर एग्जांपल पीएनबी, एसबीआई. प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा, राइट. फॉरेन बैंक ड्यूश बैंक. ड्यूश बैंक इज अ फॉरेन बैंक, राइट. एचएसबीसी इज अ फॉरेन बैंक. So these are the commercial banks. Now what is the difference between central bank and commercial bank? Central bank के जितने भी functions हैं वो difference ही है commercial banks के साथ. सबसे पहले nature, it is the apex institution of the country. It deals in money and credit creation में वो deal करता है. Management generally owned by the government, central bank की. इसमें private and government दोनों equally और in certain ratio share करते हैं. Currency issue monopoly right है, कोई और currency issue नहीं कर सकता, इनके पास ये right ही नहीं है. पब्लिक डीलिंग, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करते. आरबीआई पब्लिक डीलिंग कभी भी नहीं करता, ठीक है. जनरली डील्स विद द पब्लिक, ये लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज, इट इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इनके पास ही रहती है फॉरेन एक्सचेंज, ये डील्स विद द फॉरेन एक्सचेंज. ये फॉरेन एक्सचेंज कमर्शियल बैंक से अगर चाहिए होती है तो आरबीआई को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इतनी फॉरेन एक्सचेंज दे दो. ऑब्जेक्टिव, आरबीआई का मोटिव सोशल वेलफेयर है. कमर्शियल बैंक्स बिजनेस बैंक्स हैं, सो अर्निंग प्रॉफिट इज देयर मेन मोटिव, राइट. क्रेडिट क्रिएशन के बारे में सुना है आपने, हमने बहुत बार सुना है. क्रेडिट क्रिएट करना, क्रेडिट ऐसे क्रिएट होगा, क्रेडिट वैसे क्रिएट होगा. क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमें ये करना पड़ता है, हमें वो करना पड़ता है. मैं आज आपको बताऊंगा क्रेडिट क्रिएट करते कैसे हैं, एंड दिस इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग द क्रेडिट. सो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं हम? क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स. इट इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट ऑफ बैंक्स इनटू अ ह्यूज अमाउंट. एक्सेप्ट छोटे छोटे डिपॉजिट्स को. फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया दिया, किसी दूसरे ने 500 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया. ये सब पैसे को इकट्ठे हम करते हैं एक बैंक में. ये जब हम बैंक में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, सो बैंक्स क्रिएट क्रेडिट करते हैं लोन्स एडवांस करके. किसको? टू इट्स कस्टमर्स आउट ऑफ व्हाट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक. जितने ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट हुए ना, इसमें से वो लोन्स एडवांस करते हैं टू द जनरल पब्लिक, जिसके बाद क्रेडिट क्रिएट होता है. सो क्रेडिट क्रिएशन सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, ये इंपॉर्टेंट है. देखो कितना फ्रेश डिपॉजिट आया, और एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर कितनी है, उस पर डिपेंड करता है. लिक्विड एसेट्स जो बैंक्स पे रखने हैं. अज्यूम दैट ऑल द मनी दैट गोज आउट ऑफ बैंक इज रीडिपॉजिट इनटू द बैंक. हम ये हमेशा अज्यूम करते हैं कि जो भी पैसा आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, वो सारा का सारा थ्रू बैंक ही जाएगा. सो इसका मतलब मैंने, अगर मेरा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट था, मेरे बैंक ने आपके बैंक को लोन दिया, या मैंने जब डिपॉजिट्स बैंक में करवाए, पैसा जमा करवाया, तो मेरे बैंक ने आपको लोन दिया. मेरे बैंक ने जब आपको लोन दिया तो आपने वो सारा पैसा बैंक में ही वापस डिपॉजिट कराया, राइट. सो क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना इंक्रीज होगा. सो फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का? 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. सो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट. जितना मल्टीप्लायर है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर 4 है, इनिशियल डिपॉजिट मान लो 10,000 था, सो 40,000 होगा, राइट. इनिशियल डिपॉजिट इज 10,000, एलआरआर इज 20%. सो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 1/20%, विच इज 5. सो इस केस में 10,000 इंटू 5 क्रेडिट क्रिएशन होगा, विच इज 50,000. मनी मल्टीप्लायर इंटू इनिशियल डिपॉजिट, मनी मल्टीप्लायर इज 5. So initial deposit is 10,000. So 50,000 will be creation of credit. Let us understand how. So commercial banks has to keep a certain percentage of the deposits with the central bank. कुछ पैसा उनको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना पड़ता है. अगर एक कमर्शियल बैंक को 100 रुपया मिला है,
अज्यूम दैट लीगल रिजर्व रेशो 20% है, सीआरआर एसएलआर सब मिला के। सो यानी कि 80 रुपए वो लोन दे सकते हैं, 100 में से 20 रुपए उनको आरबीआई को देने हैं। सो टोटल डिपॉजिट्स 80 रुपए और 20 रुपए उनको आरबीआई को देने हैं एलआरआर की शेप में, राइट। सो 80 रुपए जो उन्होंने लोन दिया उसका क्या होगा, सपोज आरबीआई रिसीव्स 1000 एज डिपॉजिट्स, जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। सो एसबीआई क्या करेगा, 2000 रुपए एज रिजर्व्स, सॉरी 20%, 10,000 रुपए उसको मिलता है, सॉरी, ठीक है। तो एसबीआई रिसीव्स रुपीज 10,000 एज डिपॉजिट, जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, उसका 20% एसबीआई रिजर्व्स रखता है, बाकी 8,000 रुपए का वो लोन चला देता है आगे टू द पीपल, राइट। सो एज अ लोन टू ए बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को लोन दे देता है मिस्टर एक्स को। अब होगा क्या, 8,000 रुपया मिस्टर एक्स डिपॉजिट्स दिस अमाउंट, कहां पे, पीएनबी में, दूसरे बैंक में जमा करते हैं। पीएनबी 8,000 एज प्राइमरी डिपॉजिट रिसीव करता है एंड कीप्स 20% विद द आरबीआई, 1,600 रुपया, एंड बैलेंस 6,400 एज लोन टू वाई, ठीक है। इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब वाई क्या करेगा, इस डिपॉजिट को एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट कर देगा। एचडीएफसी बैंक 6,400 का 20%, 1,280 रुपए आरबीआई को डिपॉजिट कराएगा एंड एक्सेस कैश 5,120 रुपए वो लोन दे देगा, राइट। सो इस तरह से हमने अभी बात की है। हमने क्या बोला है, इनिशियल राउंड। सो मैंने आपको ये बोला कि 10,000 रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, लीगल रिजर्व रेशो 20% है, एसएलआर सीआरआर मिला के, क्रेडिट क्रिएशन इसी पैसे पे होगा 8,000 रुपए, क्योंकि ये तो आपने आरबीआई को डिपॉजिट कर दिया। अब आरबीआई के पास जब पैसा दूसरे पर्सन के पास जाएगा, फॉर एग्जांपल ए के पास जाएगा, तो क्या होगा, इसका 20% लीगल रिजर्व रेशो होगा एंड 80% वुड बी क्रेडिट क्रिएशन। 6,400 जब थर्ड पर्सन मिस्टर वाई के पास जाएगा तो 1,280 रुपए एंड 5,120, फिर 5,120 जब y से x को जाएगा तो 5,120 जो x का बैंक होगा ना वो 20% आरबीआई को डिपॉजिट करेगा, विच इज 1024 एंड 4096 रुपीज का क्या करेंगे, 4096 रुपीज क्रेडिट क्रिएशन के काम में आएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द क्रेडिट, दिस इज हाउ अ क्रेडिट इज क्रिएटेड। ये है चैप्टर बैंकिंग का। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, आई ट्राई टू touch each and every topic and try to define it very very clearly। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जितना लीगल रिजर्व रेशो, ये 20 से घटा के अगर 10% कर दोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये 20 से घटा के बढ़ा के 30% कर दोगे तो ये लीगल रिजर्व रेशो विल बी साइज ऑफ द क्रेडिट, क्रेडिट का साइज पे डिपेंड करेगा ये लीगल रिजर्व रेशो। That's it for the chapter of banking। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।